स्वागत। आज हम मशीन लर्निंग की दुनिया में उतर रहे हैं और एक बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। हाँ, बिल्कुल। सोचिए, अगर आपके पास चीज़ें हैं, फल हैं मान लीजिए, और उन्हें सिर्फ मतलब अच्छा या ख़राब में नहीं बांटना, बल्कि सेब, संतरे, केले ऐसे कई ग्रुप्स में बांटना हो। हाँ, या फिर जैसे ईमेल आते हैं, इनबॉक्स, स्पैम, प्रमोशंस। बिल्कुल। तो ये तकनीक वही काम करती है। हाँ, हमने इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट लर्न का एक लेख देखा है, काफ़ी अच्छा लिखा है। हाँ, काफी डिटेल्ड है वो। तो हमारा मकसद यही है कि इसके पीछे का जो आइडिया है, ये काम कैसे करता है और कितना सफल है, ये कैसे जाने, इसे आसान भाषा में समझे। हाँ, कोशिश करते हैं कि इसकी मुख्य बातें सबको साफ हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन आखिर है क्या, और ये जो हम बाइनरी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, उससे ये अलग कैसे है? बिल्कुल। तो देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन एक सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग तकनीक है। सुपरवाइज्ड, यानी हम इसे उदाहरण देकर सिखाते हैं, लेबल्ड डेटा से। हाँ, बिल्कुल। हम उसे बताते हैं कि देखो ये इनपुट है और इसका सही आउटपुट ये क्लास है। तो यहाँ इसका काम होता है किसी दिए गए डेटा पॉइंट को, जिसे हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं, हाँ। उसे कई मतलब दो से ज्यादा जो संभावित वर्ग या क्लास हैं, हाँ। उनमें से किसी एक में सही सही डालना। अच्छा। प्रक्रिया काफी हद तक वैसी है जैसे बाइनरी में होती है। पहले मॉडल को डेटा पर ट्रेन करो, हम्म। फिर उसे नए डेटा पर परखो मतलब वैलिडेट करो, और आखिर में देखो कि वो कितना अच्छा काम कर रहा है, यानी मूल्यांकन करो। ये एक तरह का साइकिल है जो चलता रहता है। ठीक है, तो बाइनरी में जैसे सिर्फ दो डब्बे थे, हाँ या ना, स्पैम या नॉट स्पैम, मल्टी क्लास में कई सारे डब्बे हैं। सही। इसे किसी आसान से उदाहरण से समझ सकते हैं क्या? जरूर। एक बड़ा मजेदार उदाहरण लेते हैं, पेंगुइन्स का। पेंगुइन्स, अच्छा। हाँ, हम्म। मान लीजिए हमारे पास अलग अलग पेंगुइन्स की कुछ जानकारी है। जैसे हमने हर पेंगुइन के फ्लिपर, वो जो पंख जैसा होता है ना, हाँ हाँ। उसकी लंबाई नापी है। इसे हम फीचर एक्स कह देते हैं, और हमें ये भी पता है कि वो पेंगुइन 3 अलग अलग प्रजातियों में से कौन सी है। ये हमारा लेबल वाई हो गया। ओके, फीचर एक्स है फ्लिपर की लंबाई और लेबल वाई है प्रजाति। हाँ, और मान लीजिए 3 प्रजातियां हैं, हमने उन्हें कोड दे दिए, नंबर दे दिए। जैसे 0 मतलब एडिले प्रजाति, एडली, ठीक है। 1 मतलब जेंटू प्रजाति, जेंटू, और 2 मतलब चिनस्ट्रैप प्रजाति। एडली, जेंटू, चिनस्ट्रैप, 0, 1, 2, समझ गया। तो अब मॉडल का काम क्या है? उसे सिर्फ फ्लिपर की लंबाई एक्स देखकर बताना है कि ये पेंगुइन 0 है, 1 है या 2 है, मतलब एडली, जेंटू या चिनस्ट्रैप। एक पेंगुइन डिटेक्टर। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल यही। वैसे असलियत में तो हम शायद और भी फीचर्स लेंगे, चोंच की लंबाई, वजन वगैरह। हाँ, वो तो होता ही है। पर समझने के लिए मान लेते हैं कि यदि सिर्फ फ्लिपर लंबाई है, तो हमारा ट्रेनिंग डेटा कुछ ऐसा दिख सकता है। जैसे फ्लिपर लंबाई 167 सेंटीमीटर, प्रजाति 0, इडीली। हम्म। फ्लिपर लंबाई 172 सेंटीमीटर, प्रजाति 0, फिर से इडीली। हम्म। फ्लिपर लंबाई 225 सेंटीमीटर, प्रजाति 2, ये चिनस्ट्रैप। अच्छा, काफी ज्यादा है ये तो। हाँ, फिर मान लीजिए 197 सेंटीमीटर, प्रजाति 1, जेंटू। 189 सेंटीमीटर, प्रजाति 1, एक और जेंटू। 232 सेंटीमीटर, प्रजाति 2, चिनस्ट्रैप। 158 सेंटीमीटर, प्रजाति 0, इडीली। ठीक है, तो डेटा में पैटर्न दिख रहा है। कम लंबाई एडिली की, बीच की जेंटू की और ज्यादा वाली चिनस्ट्रैप की, मोटे तौर पर। हाँ, मोटे तौर पर। मॉडल का लक्ष्य यही है कि इस पैटर्न को पकड़ना और फिर किसी नए एक्स के लिए सबसे सही वाई का अनुमान लगाना। ठीक है, उदाहरण से बात एकदम साफ हो गई। अब आता है असली सवाल। ये मॉडल ये पैटर्न सीखता कैसे? ट्रेनिंग कैसे होती है इसकी? यहीं पर चीजें थोड़ी टेक्निकल हो जाती होंगी। हाँ, थोड़ी सी। तो देखिए, मॉडल को ट्रेन करने के लिए हमें एल्गोरिदम की जरूरत होती है। एल्गोरिथम मतलब वो गणितीय तरीका। हाँ, एक तरह का रेसिपी या तरीका। ये एल्गोरिदम ट्रेनिंग डेटा को देखता है जिसमें फ्लिपर लंबाई और सही प्रजाति दोनों है, और एक फंक्शन बनाने की कोशिश करता है। फंक्शन। हाँ, एक गणितीय रूल जैसा। ये फंक्शन ऐसा होना चाहिए कि जब हम उसे किसी नए पेंगुइन की सिर्फ फ्लिपर लंबाई दें, तो वो हमें बताए कि उस पेंगुइन के एडिली होने की कितनी संभावना है, जेंटू होने की कितनी और चिनस्ट्रैप होने की कितनी। अच्छा, वो तीनों क्लास की संभावना बताएगा। हाँ, और इसके लिए मोटे तौर पे 2 मुख्य रणनीतियां या एल्गोरिदम के प्रकार इस्तेमाल होते हैं। ओके। पहला है वन वर्सेस रेस्ट, इसे OVR भी कहते हैं। वन वर्सेस रेस्ट, OVR। और दूसरा है
मल्टीनोमियल एल्गोरिदम। मल्टीनोमियल, ठीक है। पहले OVR को समझते हैं, वन वर्सेस रेस्ट। नाम से लग रहा है एक बनाम बाकी सब। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। वन वर्सेस रेस्ट यही करता है। हर क्लास के लिए, मतलब हर प्रजाति के लिए, वो एक अलग बाइनरी क्लासिफायर ट्रेन करता है। बाइनरी मतलब हाँ या ना वाला। हाँ, तो हमारे पेंगुइन वाले केस में 3 बाइनरी क्लासिफायर बनेंगे। 3, ओके। पहला क्लासिफायर सीखेगा क्या ये एडली क्लास 0 है या नहीं, मतलब क्या ये एडली है या फिर जेन2 या चिनस्ट्रैप में से कोई एक। अच्छा, इडली वर्सेस जेन2 और चिनस्ट्रैप। दूसरा सीखेगा क्या ये जेन2 क्लास 1 है या नहीं, यानी जेन2 वर्सेस एडली और चिनस्ट्रैप। और तीसरा, क्या ये चिनस्ट्रैप क्लास 2 है या नहीं, मतलब चिनस्ट्रैप वर्सेस एडली और जेन2। समझ गया। हर क्लास के लिए एक अलग हाँ या ना का सवाल। बिल्कुल। और हर बाइनरी क्लासिफायर एक फंक्शन का इस्तेमाल करता है। अक्सर सिग्मॉइड फंक्शन होता है वो, जो आउटपुट को 0 और 1 के बीच की संभावना में बदल देता है। प्रोबेबिलिटी स्कोर। हाँ, आप उसे मॉडल का आत्मविश्वास स्कोर समझ सकते हैं उस क्लास के लिए। तो जब कोई नया पेंगुइन आता है, उसकी फ्लिपर लंबाई इन तीनों फंक्शंस में डाली जाती है। मान लीजिए फंक्शन है f0, f1, f2। हाँ, तो हमें मिलेगा f0 ऑफ x इज इक्वल टू एडीली होने की संभावना, मान लीजिए 0.1 आया। f1 ऑफ x इज इक्वल टू जेन2 होने की संभावना, मान लीजिए 0.8 आया। f2 ऑफ x इज इक्वल टू चिनस्ट्रैप होने की संभावना, मान लीजिए 0.1 आया। ओके। 0.1, 0.8, 0.1। अब मॉडल देखेगा कि किस क्लास की संभावना सबसे ज्यादा है। तो 0.8 सबसे ज्यादा है, जो जेन2 क्लास 1 की है। बिल्कुल। तो मॉडल कहेगा मेरा अनुमान है कि ये जेन2 पेंगुइन है। हाँ, समझ गया। ये तो बड़ा चालाक तरीका है। बाइनरी क्लासिफिकेशन को ही इस्तेमाल करके मल्टी क्लास प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। हाँ, ये काफी कॉमन अप्रोच है। अब ये दूसरा तरीका, मल्टीनोमियल, ये कैसे अलग है? ये 3 सवाल नहीं पूछता? नहीं, मल्टीनोमियल एल्गोरिथम का नजरिया थोड़ा अलग है। वो 3 अलग अलग हाँ ना के मॉडल बनाने के बजाय एक ही मॉडल बनाता है जो एक साथ तीनों क्लास की जानकारी दे। एक ही मॉडल? कैसे? वो एक एकल फंक्शन बनाता है जिसका आउटपुट मल्टी वैल्यूड होता है, मतलब आउटपुट में एक से ज्यादा वैल्यूज होती हैं। इसे तकनीकी भाषा में वेक्टर कहते हैं। वेक्टर? हाँ। गणित वाला वेक्टर? यहाँ मतलब क्या है उसका? हाँ, यहाँ वेक्टर का मतलब है एक लिस्ट जैसी। एक लिस्ट जिसमें हर क्लास के लिए एक नंबर होगा जो उसकी संभावना बताएगा। अच्छा, तो आउटपुट एक लिस्ट होगी जिसमें तीनों प्रजातियों की संभावनाएं होंगी। हाँ, बिल्कुल। और खास बात यह है कि ये वेक्टर एक संभाव्यता वितरण, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है। संभाव्यता वितरण मतलब ये कि लिस्ट में जो भी संभावना स्कोर होंगे उन सब का जोड़ हमेशा 1.0 होगा, यानी 100%। ओह अच्छा, तो अगर एडली की संभावना 0.2 है, जेन2 की 0.3 है, तो चिनस्ट्रैप की 0.5 होगी, ताकि 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.5 इक्वल्स 1.0 हो जाए। समझ गया। ये पक्का है कि पेंगुइन इन तीनों में से ही कोई एक है। ईडीली की संभावना, जेन2 की संभावना, चिनस्ट्रैप की संभावना। इस तरह का फंक्शन बनाने के लिए अक्सर सॉफ्टमैक्स फंक्शन का इस्तेमाल होता है। सॉफ्टमैक्स, ये नाम सुना है। हाँ, ये काफी मशहूर है। सिग्मॉइड की तरह ये भी कच्चे स्कोर्स को 0 और 1 के बीच की संभावनाओं में बदलता है, लेकिन ये भी पक्का करता है कि सभी क्लास की संभावनाओं का जोड़ 1 हो। तो मान लीजिए किसी पेंगुइन के लिए सॉफ्टमैक्स फंक्शन का आउटपुट आया 0.2, 0.3, 0.5। अरे वाह, तो ये एक ही लिस्ट में बता रहा है। 20% चांस एडिली, 30% चांस जेन2 और 50% चांस चिनस्ट्रैप। और क्योंकि 50% सबसे ज्यादा है, हाँ, तो मॉडल कहेगा ये चिनस्ट्रैप क्लास 2 है। और सारे चांस मिला के 1.0 भी हो रहे हैं। ये तो मुझे ज्यादा सीधा लगा OVR से। हाँ, कुछ मायनों में ये ज्यादा एलिगेंट लगता रहा। देखिए, दोनों तरीकों के अपने फायदे और नुकसान हैं। ओवर शायद समझने और लागू करने में थोड़ा आसान हो, खासकर अगर आपके पास पहले से बाइनरी क्लासिफायर बनाने के टूल्स मौजूद हैं। मल्टीनोमियल जैसे सॉफ्टमैक्स के साथ अक्सर तब अच्छा प्रदर्शन करता है जब क्लास के बीच की जो सीमा है वो थोड़ी धुंधली हो या ओवरलैप करती हो। अच्छा। लेकिन जरूरी बात यह है कि दोनों का अंतिम लक्ष्य एक ही है,
दिए गए इनपुट फीचर्स के लिए सबसे संभावित क्लास का अनुमान लगाना। ये जानना जरूरी है कि दोनों विकल्प हैं और उनका चुनाव शायद डेटा और प्रॉब्लम पर निर्भर करेगा। बिल्कुल। ठीक है, तो मान लीजिए हमने इनमें से कोई एक तरीका इस्तेमाल करके डेटा पर मॉडल को ट्रेन कर लिया। उसने फ्लिपर लंबाई और प्रजाति के बीच का रिश्ता सीख लिया। अब सबसे बड़ा सवाल, हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारा पेंगुइन डिटेक्टर वाकई में अच्छा काम कर रहा है या फ्लॉप है? इसकी परफॉर्मेंस कैसे नापेंगे? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। मॉडल बनाना एक बात है, पर ये जानना कि वो कितना भरोसेमंद है, ये दूसरी। यहीं पर मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन का रोल आता है। इवैल्यूएशन। हाँ, इसके लिए हम क्या करते हैं? हम मॉडल को ऐसे डेटा पर टेस्ट करते हैं जो उसने ट्रेनिंग के दौरान कभी नहीं देखा था। अच्छा, बिल्कुल नया डेटा। हाँ, इसे होल्ड आउट डेटा या टेस्ट डेटा कहते हैं। फिर हम तुलना करते हैं कि मॉडल ने क्या अनुमान लगाया, प्रिडिक्टेड वैल्यू, और असलियत क्या थी, एक्चुअल वैल्यू। प्रिडिक्टेड बनाम एक्चुअल। बिल्कुल। और मल्टी क्लास क्लासिफायर का मूल्यांकन करने का सबसे आम और पावरफुल तरीका है कंफ्यूजन मैट्रिक्स का इस्तेमाल करना। कंफ्यूजन मैट्रिक्स, नाम तो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। हाँ, नाम थोड़ा अजीब है पर काम बहुत सीधा है। आप कह सकते हैं कि ये दिखाता है कि मॉडल कहाँ-कहाँ कंफ्यूज हुआ। अच्छा। ये बेसिकली एक टेबल होती है। ये बाइनरी क्लासिफिकेशन वाले मैट्रिक्स जैसी ही है, बस थोड़ी बड़ी होती है क्योंकि इसमें 2 से ज्यादा क्लास होते हैं। ये टेबल दिखाती है कि मॉडल ने हर क्लास के लिए कितनी बार सही अनुमान लगाया और कितनी बार गलती की, और अगर गलती की तो किस असली क्लास को कौन सी गलत क्लास समझ लिया। ओके, ये तो बहुत काम की चीज लग रही है। गलतियों का पैटर्न पता चल जाएगा इससे। हाँ, बिल्कुल। मान लीजिए हमने अपने पेंगुइन मॉडल को 7 नए पेंगुइन्स पर टेस्ट किया जिन पर उसे ट्रेन नहीं किया गया था, और ये नतीजे मिले। पहला पेंगुइन असली एडिली 0, मॉडल ने कहा एडिली 0 सही। दूसरा असली एडिली 0, मॉडल ने कहा एडिली 0 सही। तीसरा असली चिनस्ट्रैप 2, मॉडल ने कहा जेंटू 1, ये गलती हुई। अच्छा, यहाँ गड़बड़ हुई। चौथा असली जेंटू 1, मॉडल ने कहा जेंटू 1 सही। पांचवा असली जेंटू 1, मॉडल ने कहा जेंटू 1 सही। छठा असली चिनस्ट्रैप 2, मॉडल ने कहा चिनस्ट्रैप 2 सही। सातवां असली चिनस्ट्रैप 2, मॉडल ने कहा चिनस्ट्रैप 2 सही। ठीक है, तो 7 में से 6 सही अनुमान और 1 गलत। हाँ, अब इन 7 नतीजों से हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स बना सकते हैं। इसमें पंक्तियां रोज दिखाएंगी कि पेंगुइन असल में किस प्रजाति का था, और कॉलम्स दिखाएंगे कि मॉडल ने क्या अनुमान लगाया। तो मैट्रिक्स कुछ ऐसा दिखेगा। अनुमानित एडिली 0, अनुमानित जेंटू 1, अनुमानित चिनस्ट्रैप 2, अनुमानित एडिली 0 2 0 0, जेंटू 1 0 2 0, चिनस्ट्रैप 2 0 1 2। ओके, इसे पढ़ना सीखते हैं। पहली पंक्ति असली एडिली 0, इसमें कॉलम 0 में 2 है, मतलब 2 असली एडिली थे और मॉडल ने दोनों को सही एडिली बताया। कॉलम 1 और 2 में 0 है, मतलब किसी एडिली को जेंटू या चिनस्ट्रैप नहीं कहा। ये तो परफेक्ट है एडिली के लिए। सही। दूसरी पंक्ति असली जेंटू 1, कॉलम 1 में 2 है, मतलब 2 असली जेंटू थे और दोनों को सही जेंटू बताया। कॉलम 0 और 2 में 0, ये भी परफेक्ट। हाँ। तीसरी पंक्ति असली चिनस्ट्रैप 2, यहां थोड़ा मामला है। कॉलम 2 में 2 है, मतलब 3 में से 2 असली चिनस्ट्रैप को सही पहचाना, लेकिन कॉलम 1 में 1 है। हाँ, इसका मतलब है कि एक असली चिनस्ट्रैप को मॉडल ने गलती से जेनिटू समझ लिया। यही वो हमारी गलती थी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये मैट्रिक्स एकदम साफ साफ दिखा रहा है कि गलती कहां और किस तरह की हुई। मॉडल चिनस्ट्रैप और जेंटू के बीच थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। अब इस मैट्रिक्स से हम कुछ बहुत महत्वपूर्ण नंबर निकाल सकते हैं जिन्हें मैट्रिक्स कहते हैं। ये मैट्रिक्स मॉडल के प्रदर्शन को क्वांटिफाई करते हैं, मतलब संख्याओं में बताते हैं। मैट्रिक्स जैसे एक्यूरेसी? हाँ, एक्यूरेसी एक है, लेकिन और भी हैं, जैसे रिकॉल, प्रिसिजन, F1 स्कोर। हम ये मैट्रिक्स हर क्लास के लिए अलग अलग निकाल सकते हैं। हर क्लास के लिए मतलब एडिली के लिए अलग, जेंटू के लिए अलग? हाँ, बिल्कुल। इससे पता चलता है कि मॉडल किस क्लास को पहचानने में कितना अच्छा है, और हम पूरे मॉडल के लिए एक समग्र यानी ओवरऑल स्कोर भी निकाल सकते हैं।
अच्छा, पहले क्लास वाइज देखते हैं। ये रिकॉल प्रिसिजन क्या है? इन्हें निकालने के लिए हमें पहले हर क्लास के लिए 4 चीजें गिननी होती हैं मैट्रिक्स से। ट्रू पॉजिटिव्स, टीपी, कितनी बार क्लास सही थी और मॉडल ने भी सही बताया। ट्रू नेगेटिव्स, टीएन, कितनी बार क्लास वो नहीं थी और मॉडल ने भी उसे वो क्लास नहीं बताया। फॉल्स पॉजिटिव्स, एफपी, कितनी बार क्लास वो नहीं थी पर मॉडल ने गलती से उसे वो क्लास बता दिया। टाइप 1 एरर। फॉल्स नेगेटिव्स, एफएन, कितनी बार क्लास वही थी पर मॉडल उसे पहचान नहीं पाया और कुछ और बता दिया। टाइप 2 एरर। TP, TN, FP, FN। ये बाइनरी वाले ही हैं। हाँ, वही कॉन्सेप्ट है, बस हर क्लास के लिए अलग से देखना है। चलिए क्लास 1 जेन 2 के लिए निकालते हैं। ठीक है, जेन 2 के लिए टीपी, सही जेन 2 को जेन 2 कहा। मैट्रिक्स में देखें, असली जेन 2 वाले पंक्ति और अनुमानित जेन 2 वाला कॉलम। वैल्यू है 2, तो टीपी इज इक्वल टू 2। हाँ, 2। एफई, किसी और को जेन 2 कह दिया। अनुमानित जेन 2 वाले कॉलम 1 में देखें, लेकिन असली जेन 2 वाली पंक्ति को छोड़कर एडीली वाली पंक्ति में 0 है, चिनस्ट्रैप वाली पंक्ति में 1 है, तो एफपी इक्वल टू 1, वो चिनस्ट्रैप जिसे जेन 2 कहा गया। अच्छा, FP इक्वल टू 1। एफएन, असली जेन 2 को कुछ और कह दिया। असली जेन 2 वाली पंक्ति 1 में देखें, लेकिन अनुमानित जेन 2 वाले कॉलम को छोड़कर कॉलम 0 में 0 है, कॉलम 2 में 0 है, तो एफएन इक्वल टू 0, कोई भी जेन 2 छूटा नहीं। FN इक्वल टू 0। टीएन, ना असली जेन 2 था, ना मॉडल ने जेन 2 कहा। ये बाकी सब कुछ है, मतलब जो एडीली थे और एडीली बताए गए 2, और जो चिनस्ट्रैप थे और चिनस्ट्रैप बताए गए 2। तो टीएन इक्वल टू 2 + 2 इक्वल टू 4। TN इक्वल टू 4। ओके, TP इक्वल टू 2, FP इक्वल टू 1, FN इक्वल टू 0, TN इक्वल टू 4। अब इनसे रिकॉल प्रिसिजन कैसे? रिकॉल का फॉर्मूला है टीपी + एफएन। ये बताता है कि असली पॉजिटिव केस में से कितनों को मॉडल पकड़ पाया। TP plus FN इक्वल टू 2, 2 plus 0 इक्वल टू 22 इक्वल टू 1.0। हाँ, 1.0 या 100%। इसका मतलब है मॉडल ने सारे असली जेन 2 पेंगुइन्स को पहचान लिया, कोई भी जेन 2 मिस नहीं हुआ। इसे सेंसिटिविटी भी कहते हैं। अच्छा, रिकॉल 100% है जेन 2 के लिए। बढ़िया। अब प्रिसिजन, इसका फॉर्मूला है टीपी + एफपी। ये बताता है कि जब मॉडल ने कहा कि ये पॉजिटिव है, तो वो कितनी बार सही था। TP plus FP इज इक्वल टू 2, 2 plus 1 इज इक्वल टू 2/3। ये हुआ लगभग 0.67। हाँ, करीब 67%। इसका मतलब है कि जब भी मॉडल ने कहा ये जेन 2 है, तो वो सिर्फ 67% बार ही सही था। एक बार उसने गलती से चिनस्ट्रैप को भी जेन 2 कह दिया था। तो रिकॉल तो बढ़िया है, पर प्रिसिजन उतना अच्छा नहीं है जेन 2 के लिए। सही। और F1 स्कोर इन दोनों का संतुलन बनाने की कोशिश करता है। ये रिकॉल और प्रिसिजन का हार्मोनिक मीन होता है। यहाँ ये करीब 0.80 आएगा। ओके। इसी तरह हम क्लास 0 एडीली के लिए निकाल सकते हैं। वहाँ TP2, FP0, FN0, तो रिकॉल 1.0, प्रिसिजन 1.0, F1 भी 1.0। एडीली के लिए सब परफेक्ट। हाँ, वो तो मैट्रिक्स से ही दिख रहा था। और क्लास 2 के लिए TP इक्वल टू 2, FP इक्वल टू 0, किसी और को चिनस्ट्रैप नहीं कहा। FN इक्वल टू 1, एक चिनस्ट्रैप को जंतु कह दिया। हाँ, तो चिनस्ट्रैप का रिकॉल होगा 2 + 2 इक्वल टू 23, अप्रॉक्सीमेटली 0.67। मतलब 3 में से 2 ही चिनस्ट्रैप पकड़ पाया। हाँ, और प्रिसिजन होगा 2 + 2 इक्वल टू 1.0। प्रिसिजन 100%, मतलब जब भी उसने चिनस्ट्रैप कहा वो पक्का चिनस्ट्रैप ही था। बिल्कुल। तो देखिए क्लास वाइज मैट्रिक्स कितनी जानकारी देते हैं। हमारा मॉडल एडीली को पहचानने में परफेक्ट है, जिंटू को पकड़ने में अच्छा है, हाई रिकॉल, पर जब जिंटू कहता है तो थोड़ा कम भरोसेमंद है, लोअर प्रिसिजन। चिनस्ट्रैप के साथ उल्टा है, जब कहता है तो पक्का होता है, हाई प्रिसिजन, पर सारे चिनस्ट्रैप पकड़ नहीं पाता, लोअर रिकॉल। वाह, ये तो बहुत उपयोगी विश्लेषण है। इससे हमें पता चल जाता है कि मॉडल की ताकत कहाँ है और कमजोरी कहाँ। लेकिन अगर हमें सिर्फ एक नंबर चाहिए हो, जैसे बॉस को बताना हो कि मॉडल कुल मिलाकर कितना अच्छा है, हाँ, उसके लिए हम समग्र मैट्रिक्स यानी एग्रीगेट मैट्रिक्स देखते हैं। सबसे आसान और सबसे आम है समग्र सटीकता। ओवरऑल एक्यूरेसी। ये बस ये बताता है कि कुल मिलाकर कितने प्रतिशत अनुमान सही थे। हमने देखा था 60 टेस्ट केस में से 6 सही थे। हाँ, 6 सही थे। तो ओवरऑल एक्यूरेसी इज इक्वल्स टू कुल सही अनुमान कुल अनुमान इज इक्वल्स टू 6/7। ये करीब 0.857 या 86% हुआ। 86% एक्यूरेसी, ये सुनने में अच्छा लगता है। हाँ, ये एक अच्छा शुरुआती पॉइंट है।
इसके अलावा हम रिकॉल, प्रिसिजन और F1 स्कोर के भी समग्र संस्करण निकाल सकते हैं। इसके कई तरीके हैं, पर एक आम तरीका है माइक्रो एवरेजिंग। माइक्रो एवरेजिंग। हाँ, इसमें हम क्या करते हैं, सभी क्लास की TP, FP और FN को पहले जोड़ लेते हैं। हमारे केस में कुल TP इज इक्वल टू एडिली का TP प्लस Gen2 का TP प्लस चिनस्ट्रैप का TP इज इक्वल टू 2 + 2 + 2 इज इक्वल टू 6। ये वही 6 सही अनुमान है। हाँ, कुल FP इज इक्वल टू एडिली का FP प्लस Gen2 का FP प्लस चिनस्ट्रैप का FP इज इक्वल टू 0 + 1 + 0 इज इक्वल टू 1। वो एक चिनस्ट्रैप जिसे Gen2 कहा। कुल FN इज इक्वल टू एडिली का FN प्लस Gen2 का FN प्लस चिनस्ट्रैप का FN इज इक्वल टू 0 + 0 + 1 इज इक्वल टू 1। वो एक चिनस्ट्रैप जो पकड़ा नहीं गया। कुल TP 6, कुल FP 1, कुल FN 1। ठीक है। अब माइक्रो एवरेज रिकॉल होता है इज इक्वल टू कुल TP प्लस कुल FN इज इक्वल टू 6 + 1 इज इक्वल टू 67 अप्रोक्सीमेटली 0.86। और माइक्रो एवरेज प्रिसिजन होता है इज इक्वल टू कुल TP प्लस कुल FP इज इक्वल टू 6 + 1 इज इक्वल टू 67 अप्रोक्सीमेटली 0.86। अरे ये तो ओवरऑल एक्यूरेसी के बराबर ही आ गए। हाँ, माइक्रो एवरेजिंग में अक्सर रिकॉल, प्रिसिजन और एक्यूरेसी बराबर आते हैं। और माइक्रो एवरेज F1 स्कोर भी फिर वही होगा, लगभग 0.86। तो इस उदाहरण में ओवरऑल मैट्रिक्स बता रहे हैं कि मॉडल करीब 86% कारगर है। ये हमें एक सिंगल नंबर देता है परफॉर्मेंस का। बिल्कुल, लेकिन जैसा आपने पहले कहा, सिर्फ ओवरऑल स्कोर देखना काफी नहीं हो सकता। हो सकता है ओवरऑल एक्यूरेसी अच्छी हो, पर वो इसलिए क्योंकि मॉडल एक क्लास में बहुत अच्छा है और दूसरी जरूरी क्लास में बहुत खराब। इसीलिए क्लास वाइज मैट्रिक्स देखना भी बहुत जरूरी है। सही कहा। पूरी तस्वीर देखने के लिए दोनों जरूरी हैं। बहुत बढ़िया। मुझे लगता है मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन का पूरा प्रोसेस अब काफी साफ हो गया है। तो आज की इस चर्चा से जो मुख्य बातें हैं, जो निचोड़ है, वो क्या है? हाँ, बिल्कुल। पहली बात तो ये कि मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन वो तकनीक है जो डेटा को 2 से ज्यादा ग्रुप्स में बांटती है। ये सुपरवाइज लर्निंग का हिस्सा है। सही। दूसरी, इसे ट्रेन करने के 2 मुख्य तरीके हैं। 1 वर्सेस रेस्ट, OVR, जो हर क्लास के लिए अलग बाइनरी मॉडल बनाता है। हाँ, एक बनाम बाकी सब। और मल्टीनोमियल, जो एक ही मॉडल से सभी क्लास की संभावना एक साथ निकालता है, जैसे सॉफ्टमैक्स से। बिल्कुल। और तीसरी, सबसे जरूरी बात, मॉडल कितना अच्छा है ये जानने के लिए हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, और उस मैट्रिक्स से हम हर क्लास के लिए मैट्रिक्स निकाल सकते हैं, रिकॉल, प्रिसिजन, F1, और साथ ही पूरे मॉडल के लिए ओवरऑल मैट्रिक्स भी, जैसे ओवरऑल एक्यूरेसी या माइक्रो एवरेज स्कोर। एकदम सही सारांश दिया आपने। ये मुख्य बातें हैं। और यहाँ एक विचार है, एक सवाल है जिस पर शायद हमारे श्रोता आगे सोच सकते हैं। जरूर। हमने ये 2 मुख्य ट्रेनिंग रणनीतियां देखी, OVR और मल्टीनोमियल। अब सोचिए, अगर आप असल दुनिया में कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो आप इन दोनों में से कौन सा चुनेंगे? क्या ये सिर्फ आपकी मर्जी है या कोई ठोस कारण होते हैं एक को दूसरे पर चुनने के? अच्छा सवाल है। जहां मल्टीनोमियल बेहतर है, जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत सारी क्लास है, 100 या 1000 क्लास, या फिर डेटा बहुत इम्बैलेंस्ड है, मतलब किसी क्लास के उदाहरण बहुत ज्यादा है और किसी के बहुत कम। हाँ, ये असल दुनिया की समस्याएं हैं। तो ऐसी स्थितियों में OVR और मल्टीनोमियल का प्रदर्शन कैसे बदल सकता है? क्या कोई एक तरीका इन चुनौतियों को बेहतर ढंग से संभालता है? ये सोचना काफी दिलचस्प है कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में ये चुनाव कैसे किया जाता होगा और उसके क्या नतीजे निकलते होंगे। बेहतरीन सवाल। वाकई थ्योरी समझने के बाद असली चुनौती यही आती है कि अपनी खास समस्या के लिए सही टूल, सही अप्रोच कैसे चुनें। इस पर जरूर सोचना चाहिए। आज इस गहरी और साफ जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी मजा आया बात करके।